हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का यूपीपीएससी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपने जो भी प्रिपरेशन की है उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। और ये इस तरह के क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, जिससे आपके अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर से किया करिए। आइए शुरू करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइवेट कंपनी इज नॉट ट्रू। बताइए कि एक निजी कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी जो है उसके बारे में कौन सा यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखे हैं चार, इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट है कि हैज अ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय। पिछले वर्तमान नियोक्ताओं को छोड़कर न्यूनतम और अधिकतम 50 सदस्य होंगे। डजन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी। जनता को अपनी प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए आमंत्रित नहीं करता है। Restrict the right of members to transfer its shares। सदस्यों के अपने शेयरों को स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। It is necessary to use the word private limited at the end of its name। इसके नाम के अंत में शब्द प्राइवेट लिमिटेड का प्रयोग करना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या कथन, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो पहले मैक्सिमम लिमिट जो थी 50 थी, लेकिन अब जो मैक्सिमम लिमिट है वो 200 हो चुकी है, ना कि 50 रह गई है। तो ये वाला ए पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक अब जो है वो मेंबर्स होते हैं, ना कि 50 होते हैं। और ये जनता को जो अंश है आमंत्रित नहीं करती लेने के लिए, करेक्ट है पॉइंट। और इसमें जो अंशों का जो हस्तांतरण होता है वो भी प्रतिबंधित होता है, कुछ कंडीशंस के अधीन ही रहता है, इसलिए ये आपका पॉइंट होगा ए करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइनिंग ऑफ विच एग्रीमेंट ended 7 years negotiations and created the new World Trade Organization। किस समझौते पर हस्ताक्षर करने से 7 साल की वार्ता समाप्त हो गई थी और नए विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ। नाफ्टा, गैट, EFTA या फिर EEC। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा एग्रीमेंट था जो कि 7 साल की वार्ता के बाद समाप्त हुआ और उसके स्थान पर WTO विश्व व्यापार संगठन बना था। तो कौन सा था, वो गैट था। अगर हम गैट की बात करें तो गैट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो गैट की फुल फॉर्म हो जाती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर कहा जाए कि गैट की स्थापना कब हुई थी, तो गैट की स्थापना की हम बात करें, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, तो दो चीजें यहाँ पर, दो डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये आपका 1947 में बना था, लेकिन अगर हम कहें कि कब से इन्फोर्स में आया या कब से प्रभावी हुआ, कब से इफेक्टिव हुआ, तो ये प्रभावी जो हम कहें इसकी डेट क्या हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाती है 1 जैन। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 जैन 1948 ये हो जाती है। तो ये गैट की है जो स्टैब्लिश हुआ था और कब ये प्रभावी हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन का निर्माण इससे कब हुआ, तो उसकी डेट क्या होती है, सारी डेट्स आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे डेट्स पूछी जा सकती हैं। तो जो गैट था उससे WTO का निर्माण जो था, तो जो उरुग्वे दौर हुआ था इसका जो वार्ता हुई थी, तो वहां पर 1 जैन 1995 को। अगर हम WTO की बात करें तो उसने कब स्थान लिया था, तो 1 जैन 1995 को। तो यहाँ पर 1 जनवरी तो दोनों का सेम ही रहेगा, तो उससे आपको इजीली याद हो सकता है। हाँ, डेट जो आपकी एयर की है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर 1948 और 1995 है। WTO ने कब जो है स्थान लिया था गैट का, 1 जनवरी 1995 को। गैट कब स्थापित हुआ था, 1947 में। प्रभावी कब से हुआ था, 1 जनवरी 1948 से हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। अगर कार्यालय की बात की जाए तो जेनेवा में था जब यहाँ पर ये प्रभावी हुआ था। तो एक तरह से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। That suggested that an appropriate balance should be maintained between centralization and decentralization of authority। डैश ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने, W. टेलर ने, एल्टन मायो ने, हेनरी फोर्ड ने। केंद्रीकरण क्या होता है, जो भी अथॉरिटीज होती हैं उनको जो राइट्स होते हैं उनको अपने में किसी एक ही या कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाना। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है, उसे अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाए, अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में अलग अलग विभाग सौंप दिए जाएं और वो उन विभागों को देखें, तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उनके बीच एक ऊंचे संतुलन है, ना तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है, न ही सेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये बात किसने कही थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये हेनरी फोर्ड का विचार था।
एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हेनरी फुल कौन थे? हेनरी फुल के आपके 14 प्रिंसिपल हैं, 14 सूत्र सिद्धांत इन्होंने दिए हैं अपने किसको लेकर के, मैनेजमेंट से रिलेटेड दिए हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मार्केटिंग। निम्नलिखित में से बताए कि विपणन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मार्केटिंग के यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। मिडिलमैन इज नॉट नेसेसरी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवा की खरीद और बिक्री के लिए बिचौलिया आवश्यक नहीं होता। एडवर्टाइजिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। उत्पाद बेचने के लिए विज्ञापन आवश्यक नहीं है। मार्केट डजंट फोर्स फैशन चेंजेस। बाजार फैशन परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट इज टू एलोकेट ऑल द रिसोर्स एफिशिएंटली। बाजार का प्राथमिक उद्देश्य सभी संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मार्केटिंग के बारे में गलत क्या है। मार्केटिंग क्या होती है? तो यहाँ पर मार्केटिंग में 2 तरह की विचारधाराएं आपकी आती हैं। अगर पुरानी विचारधारा की हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ अगर परंपरागत की बात होती है तो वहाँ पर सिर्फ सेल करना और परचेज करने को ही मार्केटिंग में शामिल किया जाता है। लेकिन अभी करंट की जो अप्रोच चल रही है उसमें क्या रहता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का पहली बार आइडिया आता है, यानी कि जब आइडिया जनरेशन जहाँ से होता है वहां से स्टार्ट होकर के जो आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद भी जो सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं आफ्टर सेल, यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज तक आपकी जो मार्केटिंग है वो चलती रहती है। तो इस तरह से आज की जो विचारधारा है वो काफी ब्रॉड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट कि मिडिलमैन जो होता है वो नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, करेक्ट है। इस टाइम पर अगर हम बात करें तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी से डायरेक्ट आप उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिडिलमैन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। कि आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है मार्केट में, तो एडवर्टाइजमेंट आवश्यक नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। विज्ञापन आज के टाइम में बहुत आवश्यक है। एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग ये होता है कि कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं सामने वाले पब्लिक को अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर यही इनकरेक्ट होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सी वाला पॉइंट कह रहा है कि बाजार फैशन परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करता। बिल्कुल करता है। मार्केट में आप देखेंगे कि अगर विंटर का सीजन होता है तो वहाँ पर विंटर के कपड़े आपको मिलते हैं, अगर समर का सीजन है तो समर के मिलेंगे, समर में आपको विंटर के नहीं मिलेंगे। और या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि आज के टाइम में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो नई नई फैशन, लेटेस्ट फैशन है, तो आप जाएंगे जब मांगे परचेज करने, वही चीजें ही मार्केट में आपको मिलेंगी, दूसरी चीजें मिलेंगी ही नहीं। तो अवेलेबल ही नहीं होंगी तो आप खरीदेंगे कहाँ से? तो मार्केट जो होता है काफी हद तक फैशन में इफेक्ट डालता है। फिर आ जाता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट इज टू एलोकेट ऑल द रिसोर्स एफिशिएंटली। तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए, सी और डी ये तीनों करेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which among the following marketing concept matches the organizational objective produced with consumers need? इनके में से कौन सी मार्केटिंग अवधारणा संगठनात्मक उद्देश्य से मेल खाती है? भोक्ता को क्या चाहिए उसका उत्पादन करें। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा मार्केटिंग का यानी कि विज्ञापन का कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा होती है, जो मैच करती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, यानी कि जो संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं कि वही चीज बनाएं जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या उद्देश्य होता है कि वही प्रोडक्ट बनाना जो कि कस्टमर को जिसकी आवश्यकता हो। तो उसको ध्यान में रख करके कि कौन सी जो कॉन्सेप्ट अवधारणा है मार्केटिंग की वो मैच करेगी, इससे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन सी हो जाती है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि हम वही चीज बनाएं आज के टाइम में, क्योंकि उपभोक्ता को, कंज्यूमर को ही मार्केट का राजा कहा जाता है, किंग होता है मार्केट का। पहले तो जो क्योंकि वहाँ पहले के टाइम में, प्राचीन टाइम में बहुत लिमिटेड कंपनीज होती थी, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे। आज के टाइम में अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको एक प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा एक कंपनी का, तो आप दूसरी कंपनी में स्विच कर जाएंगे। इसलिए अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को बना के रखने के लिए उनको वैसे ही चीजें देनी जरूरी है जैसे कि वो डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In order to check the onslaught on consumers by sellers, standards of weight and measures act was enacted। किस संदर्भ में कहा गया कि भोक्ताओं पर हमले को रोकने के लिए बाट एवं माप मानक अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1946, 1957, 1966, 1979। तो यहाँ पर
जो पार्ट है मानक है अधिनियम, वो आपसे पूछ रहा है कि किस सन में पारित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो वो कौन सा सन था? 1956 का। तो जितने भी एक्ट हैं उनको भी याद में आपको रखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था, उसकी डेट आपको याद रखनी है। ये सारी डेट्स आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं डायरेक्टली। ये इसकी डेट क्या है, या फिर जो अभी आपने एक वाला पढ़ा इसकी डेट क्या है एग्जैक्टली, कब पारित किया गया था ये अधिनियम। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका कंपटीशन एक्ट है, कब बना था और किसकी जगह पर बना था कंपटीशन एक्ट, ये क्वेश्चन पूछता है। या फिर डायरेक्टली ये पूछता है एमआरटीपी एक्ट जो है, एमआरटीपी एक्ट कब पारित किया गया था या उसकी डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। एमआरटीपी एक्ट की ही जगह कंपटीशन एक्ट ने ली है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कंज्यूमर एक्ट 1986 है आपका, एमआरटीपी एक्ट जो है वो 1969 है, और 1969 एमआरटीपी एक्ट को ही प्रतिस्थापित किया था जो आपका कंपटीशन एक्ट है। अब कंपटीशन एक्ट कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए, कंपटीशन एक्ट कब पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is not one of the measures adopted by government to fulfill the objective of globalization? वैश्वीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए नहीं गए थे। यहाँ पर भी क्या पूछा है कि नॉट वन। रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क में कमी, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना, एलिमिनेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को हटा देना, इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, विदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर आपकी एक एलपीजी होता है साइंस में और एक एलपीजी आपको कॉमर्स में होता है। इसकी मीनिंग क्या होती है? एल से हो जाता है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, जी से हो जाता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो यहाँ पर एलपीजी के बारे में जो है वो औद्योगिक नीति 1991 जो आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जो बनाई गई थी, उसमें इसके बारे में कहा गया था। तो वहीं से वैश्वीकरण भी आपका आया। वहां पर उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने कौन से ऐसे कार्य थे जो नहीं किए थे वो आपको बताना है। तो सीमा शुल्क में कमी की थी, बिल्कुल करी थी, जिससे कि संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में देखा जा सके और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को बढ़ाया जा सके। तो सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी कम की गई थी, करेक्ट है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए थे कि इतने से ज्यादा अधिक मात्रा से आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो प्रतिबंध हटा दिए गए थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट करना, विदेशी निवेश को हटा देना, तो ये चीज नहीं करी गई थी कि यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हटा दिया जाए। तो यही का एक आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये एलिमिनेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का के लिए गवर्नमेंट द्वारा किया गया कार्य नहीं था। तो यहाँ पर जो डी पॉइंट है इंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, तो विदेशी तकनीक को भी प्रोत्साहित किया गया था। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The most effective medium for outreaching product information to housewives in rural areas. उपरोक्त में से ग्रामीण क्षेत्रों की गृहिणियों तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट, प्रोफेशनल मैगजीन, रेडियो और टेलीविजन, सोशल मीडिया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो कौन सा सबसे इफेक्टिव मीडियम होता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं किसको, जो रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको, ग्रामीण महिलाएं जो घर चलाने वाली हैं महिलाएं, उन लोगों को, तो वहाँ पर कौन सा माध्यम हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर रूरल एरियाज की बात की जा रही। वैसे तो इंटरनेट आज के माध्यम में बहुत तेजी से बढ़ गया है, सभी के पास मोबाइल है, लेकिन अभी भी कुछ हैं ऐसे ही या कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर इतना ज्यादा लिटरेसी नहीं हो पाई है, इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं पहुंची है यहाँ पर, या वहाँ पर महिलाएं जो हैं अभी भी शिक्षित नहीं है। तो वहाँ पर अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो वो उसके बारे में जानती ही नहीं, हो सकता है वो उसको यूज करना भी ना जानती है, तो इसलिए ये तो आपका नहीं रहेगा। ना ही वो मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं है तो मैगजीन्स भी नहीं पढ़ सकती, या अगर शिक्षित है भी और इतना उनके पास पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि वो मैगजीन्स को खरीदे, तो वहाँ पर भी वो उनके लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन रेडियो टेलीविजन ये एक ऐसा माध्यम है जो गाँव में बहुत ज्यादा प्रचलित होता है, गाँव में बहुत ज्यादा चलता है, रूरल एरिया में बहुत चलता है। तो इस पर अगर जो भी आ रहे होंगे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, तो उसको देखकर वो उस चीजों के बारे में जानेंगी और खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगी। यहाँ पर एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और सोशल मीडिया भी यही रहेगा कि गांव में अब इतनी ज्यादा महिलाएं जो फेसबुक है, इंस्टा ये सब नहीं चलाती हैं, तो इतनी ज्यादा जानकारी उनको इसके थ्रू भी नहीं मिलेगी। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण का आधार नहीं है? लैंग्वेज, भाषा, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का तरीका, डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर, कैंडिडेट, सोशल बैकग्राउंड, उम्मीदवार की सामाजिक पृष्ठभूमि। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा
साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उसके आधार पर उसके वर्गीकरण का आधार नहीं होता, बेस नहीं होता। तो क्या बेस नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाएगा कैंडिडेट सोशल बैकग्राउंड, उम्मीदवार की सामाजिक पृष्ठभूमि। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following parties is not one of them who are interested in financial analysis of a company? निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष उनमें से एक नहीं है जो किसी कंपनी के वित्तीय विश्लेषण में रुचि रखते हैं? मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल एनालिसिस को किया जाता है किसी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो कौन उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा? मैनेजमेंट तो होगा, क्रेडिटर्स भी होंगे और गवर्नमेंट भी होगी। कौन नहीं होगा? जो देनदार होते हैं, डेटर्स होते हैं, वो उसमें जो रुचि है उनकी नहीं होगी। डेटर्स कौन होते हैं? जब आप क्रेडिट सेल कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप उधार बिक्री कर रहे होते हैं, तो वहां पर जिन लोगों ने पेमेंट आपको नहीं किया है वो आपके क्या हो जाते हैं, डेटर्स हो जाते हैं। तो उनको रुचि नहीं होती है उन जो भी आपके लॉसेस है, फाइनेंशियल लॉसेस है उसमें। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। गवर्नमेंट को रहती है क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको टैक्स देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Dash is the highest level of need in the Maslow need hierarchy theory of motivation. मास्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा के सिद्धांत में सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है। सेफ्टी नीड, सुरक्षा आवश्यकता है। बिलोंगिंगनेस नीड, अपनेपन की आवश्यकता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्मसंतुष्ट आवश्यकता। प्रेस्टीज नीड, प्रतिष्ठा की आवश्यकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे उच्च स्तरीय यानी कि जो हाईएस्ट लेवल है तो वो कौन सा रहेगा? अगर हम मास्लो की आवश्यकता की बात करें तो आपको पता ही होगा अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे आप याद रखिएगा। अलग अलग तरह के हैं, 2 फैक्टर थ्योरी है, एक्स वाई थ्योरी है, जेड थ्योरी है। तो ये सारी थ्योरीज आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन अलग अलग थ्योरी से रिलेटेड भी इंक्लूड करूंगी मैं, तो आप लोगों को वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाईएस्ट लेवल पर कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्मसंतुष्टि आवश्यकता। इसका कुछ इस तरह से पिरामिड बनता है, कुछ इस तरह से करके पिरामिड इसका बनाया जाता है और वहां पर आपकी 5 आवश्यकताओं को दिखाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहली आवश्यकता हो जाती है, ये सबसे पहली आवश्यकता कौन सी हो जाती है? शारीरिक आवश्यकता हो जाती है। ये सबसे पहली जो होती है फिजिकल नीड्स कहा जा सकता है इसे, कि सुरक्षित रहे, कि सही ढंग से है, खाने पीने की, भोजन की, नींद की, ये सारी आवश्यकताएं इसमें आ जाती हैं। सेकंड वाली जो हो जाती है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता हो जाती है, ये कि आप सुरक्षित रहें, आपको सेफ्टी रहे, सुरक्षा की हो जाएगी। थर्ड पे आ जाती है सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड हो जाता है, समाज में रहने की, समाज के लोगों के साथ मिल के रहने की। फिर आ जाता है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे क्या हो जाता है? सम्मान की, प्रतिष्ठा की, प्रेस्टीज नीड हो जाएगा, ये सम्मान की हो जाती है। उसके बाद सबसे ऊपर जो आएगा सबसे पहले नंबर पे होता है वो आत्मसिद्धि की होती है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो जाती है। तो ये आपकी 5 आवश्यकताएं हैं और ये आपका क्रम रहता है। तो ये आपका सबसे नीचे का हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये टॉप लेवल की हो जाएगी, हाईएस्ट लेवल की, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। बाकी 5 भी आपको याद रखनी है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Who coined the principle of science not rule of thumb? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब विज्ञान पद्धति है, न कि अंगूठा टेक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल्स थ्योरी ऑफ नीड में, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, रॉबर्ट्स थ्योरी ने, या फिर रिकॉर्डो थ्योरी ने। तो यहाँ पर जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब यानी कि विज्ञान है न कि अंगूठा टेक नियम जो था, ये किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? मतलब कहने का है कि विज्ञान पद्धति के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना चाहिए, न कि सिर्फ अंगूठा टेक मीन्स बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रिंसिपल्स के हमें कोई काम करना चाहिए। तो ये थ्योरी जो दी थी वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन कैश क्रेडिट अरेंजमेंट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑफ। नगद ऋण व्यवस्था में डैश पर ब्याज लगाया जाता है। अमाउंट विथड्रॉ, आहरित राशि पर, अप्रूव्ड लिमिट ऑफ कैश क्रेडिट, नगद ऋण की स्वीकृति सीमा। अप्रूव्ड लिमिट ऑफ कैश क्रेडिट अमाउंट विथड्रॉ, नगद ऋण की स्वीकृति राशि पर आहरित राशि। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज अंडर दिस अरेंजमेंट। इस व्यवस्था के तहत ब्याज नहीं लगाया जाता है। तो कैश क्रेडिट अरेंजमेंट जो होता है उस सिस्टम में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो किस राशि पर चार्ज किया जाता है? वो आपका चार्ज होता है अमाउंट विथड्रॉ, यानी कि जितना अमाउंट जो होता है आहरित किया जाता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। मीन्स कहने का ये है कि अगर आपके अकाउंट में जो भी धनराशि जमा है उसमें से जितनी धनराशि आपने निकाली है उस निकाली हुई धनराशि पर जो होता है आहरित की हुई धनराशि पर इंटरेस्ट आपका चार्ज किया जाएगा।
बाकी जो आपके बैंक में जमा है वो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ऐसे कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे कि करंट अकाउंट की हम बात करें, अगर आपका चालू खाता है बैंक में तो करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, क्योंकि इसमें आपको बैंक बहुत से फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। मोस्टली ये जो आपको करंट अकाउंट होता है जो व्यापारी होते हैं उन लोगों का होता है। बाकी जो सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता होता है, उसमें आप लोग अपना अमाउंट को सेव करते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और वहाँ पर बैंक आपको इंटरेस्ट उस पर देता है। तो यहाँ पर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश इज द टेक्निक्स यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स। लागत, मात्रा और मुनाफे के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? यहाँ पर आपको ये बताना है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, व्यक्तिगत अवलोकन, ब्रेक एनालिसिस, लाभ अलाभ विश्लेषण, बजटरी कंट्रोल, बजटरी नियंत्रण या फिर रेशो ऑफ अनुपात विश्लेषण। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये चीज देखना कि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप को देखना के लिए कौन सी थ्योरी का यूज किया जाता है, तो वो आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस हो जाती है। लागत लाभ मात्रा विश्लेषण भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें बहुत तरह के रेशो निकाले जाते हैं। बीईपी रेशो निकाला जाता है, आपका पीवी रेशो निकाला जाता है, यहाँ पर एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है। बहुत तरह के रेशोज यहाँ पर हम निकालते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Dash is the guideline for decision and action on the part of subordinates to achieve the desired goal with the available resources. Dash उपलब्ध संसाधनों के साथ वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों की ओर से निर्णय और कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश हैं। बिजनेस प्रोसीजर्स, व्यापार प्रक्रिया, बिजनेस पॉलिसी, व्यापार नीति, बिजनेस स्ट्रैटेजी, व्यापार रणनीतियां, बिजनेस एक्शन, व्यापार व्यवसायिक क्रियाएं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा जो है वांछित लक्ष्यों को, जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके जो भी आपके डिजायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, उनको साथ में लेकर के निर्णय और कार्रवाई कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन कह रहा है। उसे हम बिजनेस पॉलिसी कहते हैं, व्यापार नीति कहते हैं। ऐसे तो देखने में सारे एक जैसे लग रहे होंगे, आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर ये बिजनेस पॉलिसी कहलाती है, व्यवसायिक नीति कहलाती है। जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये किसी विशेष उद्देश्य से होती है, तो स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसके लिए प्रिपेयर की जाती है। सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखना है अगर आपको इस चीज को, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब भी हम बात करें कि अगर स्ट्रैटेजी है कि कहाँ पर यूज होगी ये वर्ड या कहाँ पर ये आंसर होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, वो स्ट्रैटेजी होती है। और जो पूरे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जा रही होती है वो पॉलिसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A series of functions or steps performed to accomplish a specific task to achieve the objectives of the business is termed as। व्यवसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए किए गए कार्यों या चरणों की एक श्रृंखला को डैश कहा जाता है। पॉलिसी, नीति, प्रोग्राम, कार्यक्रम, रूल्स, नियम, प्रोसीजर्स, प्रक्रिया। तो यहाँ पर कह रहा है, अभी आपने पढ़ा कि जो है नीति, जो बिजनेस पॉलिसी जो होती है कि हमने कैसे किसी काम को करना है, उसके बारे में पूरी जो हम अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, कौन कौन से हमारे लक्ष्य, सबको मिला करके जो गाइडलाइंस बनाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? बिजनेस पॉलिसी कहलाती है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यवसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के विशिष्ट कार्य को पूरा करने कार्य चरणों की एक श्रृंखला, जो आपके कैसे कैसे आपको करना है उसके स्टेप्स जो आप अलग अलग जो है फंक्शंस अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो प्रोसीजर कहलाता है, प्रक्रिया कहलाती है कि कैसे कोई कार्य किया जा रहा है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर सब इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, मार्क द करेक्ट वन। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों पर विचार कर सही को चिन्हित करें कि कौन सी आपकी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे ये तीनों ही क्या है? तीनों ही आपकी आर्थिक नीतियां हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी, फिस्कल पॉलिसी भी और मॉनेटरी पॉलिसी भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। An external approach to expansion involving two or more than two organizations combined together to form a new larger company with mutual consent and common goals. This approach is defined as। यहाँ पर कह रहा है कि विस्तार के लिए एक बाहरी दृष्टिकोण जिसमें दो से अधिक संगठनों को एक साथ मिलकर
आपसी सहमति और समान लक्ष्यों के साथ एक बड़ी नई कंपनी बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक नई कंपनी क्रिएट हो रही है, तो वहां पर इस दृष्टिकोण को हम किसमें परिभाषित करेंगे? मर्जर, विलय, एक्विजिशन, अधिग्रहण, स्ट्रेटेजिक अलायंस, रणनीतिक गठबंधन, मेकओवर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि विस्तार के लिए एक्सपेंशन चाह रहे हैं बिजनेस का, इसको ध्यान में रख करके दो या दो से ज्यादा, यानी कि टू है या फिर मोर देन टू है, तो मोर देन टू है या फिर टू है, मिल करके जो एक ही तरह का बिजनेस कर रही हैं, एक ही उससे समान लक्ष्यों से समान आपकी अप्रोच है, उसके साथ मिल करके आपकी कंसेंट से एक न्यू कंपनी को जनरेट करती हैं, कोई न्यू कंपनी जो होती है बन रही है। तो न्यू कंपनी जब भी बन रही होती है तो वो आपकी क्या कहलाती है? वो मर्जर कहलाता है, विलय कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। अधिग्रहण एक्विजिशन में होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, कि ये अपने में मिला लेती है। यहाँ पर मर्जर में होता है कि एक नई कंपनी बनती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट? किसी उत्पाद की मांग के निर्धारक क्या होते हैं? यानी कि जो कोई प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड जो है वो किस बेस पर डिटरमाइन की जाती है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की आय, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या, एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं का रवैया, यानी दृष्टिकोण क्या है उनका। तो यहाँ पर ये चारों ही चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमाइन करने में, कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो किस तरह के लोगों के लिए बना रहे हैं, आपके टारगेट जो कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं, तो उनकी क्या इनकम रहने वाली है, उसी को ध्यान में रख करके आपको अपनी इनकम ध्यान में रखनी, उसी को ध्यान में रख करके आप प्राइस डिसाइड करते हैं। संबंधित वस्तुएं जो हैं वैसे ही कोई और वस्तुएं या उनसे जुड़ी वस्तुएं जो हैं उनकी प्राइस क्या है, क्या नेचर है, बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या क्या है और उनका एटीट्यूड, ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Dash elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity sold to changes in the product's price. Dash मांग के लोच उत्पाद की कीमत में परिवर्तन के लिए बेची गई मात्रा की प्रतिक्रिया को मापती है। प्रोडक्ट सप्लाई प्राइस इनकम। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? जो मांग की लोच होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वहां पर उत्पाद की कीमत में परिवर्तन के लिए बेची गई मात्रा की प्रतिक्रिया को मापती है, तो क्या कहलाती है? तो किस तरह की होती है? प्राइस जो होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है यानी कि कीमत जो लोच होती है, मांग की कीमत लोच जो होती है, वो चीज उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 5 तरह की होती हैं, अलग अलग तरह के फिगर्स उसमें बनते हैं कि यहाँ पर होता है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी जो है वस्तु की मांगी गई मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ जा रहा है। इसी तरह एक ये भी होती है आपकी कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए, लेकिन क्या होता है जो क्वांटिटी मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो वो आपकी मांग की कीमत लोच होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव इन डैश डायरेक्शन इन इलास्टिक डिमांड। अधिक लोचदार मांग में मूल और कुल राजस्व डैश दिशा में होते हैं। सेम, अपोजिट, नो इफेक्ट, दे आर नॉट रिलेटेड, यानी कि ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिक लोचदार मांग में मूल और कुल राजस्व, यानी कि किसी भी कोई प्रोडक्ट है जिसकी जो डिमांड मांग है, डिमांड है, वो अधिक लोचदार है, तो उस दशा में मूल और कुल राजस्व यानी कि कुल आय जो है वो किस दिशा में होते हैं? वो आपके अपोजिट विपरीत दिशा में होते हैं। तो कई क्लास में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following techniques of scientific management is defined in the statement management to find one best way to perform a task? वैज्ञानिक प्रबंधन की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इस कथन में परिभाषित है? प्रबंधन को किसी कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका खोजना चाहिए। मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, स्ट्रैटेजी स्टडी। तो यहाँ पर आप ये चारों स्टडीज जो है वो किससे रिलेटेड है? आपकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वैज्ञानिक प्रबंध है, उससे रिलेटेड है। किसने दिया था? वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत F.W. टेलर ने दिया था। तो यहाँ पर F.W. टेलर ने दिया था। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसी कार्य को करने का जो मेथड बता रही है, बेस्ट वे बता रही है कि कैसे किसी टास्क को अच्छे से ढंग से परफॉर्म किया जा सकता है, तो आपके मेथड स्टडी विधि अध्ययन हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मोशन स्टडी में ये देखा जाता है कि किस गति से, किस स्पीड से हो रहा है। टाइम स्टडी में कितना टाइम लग रहा है, थकान कितने टाइम ऐसे हैं जो कि समय जो है उसका वेस्ट टाइमिंग में जा रहा है, कितनी देर वो अपना एक उसका टाइम लेता है, बीच में ब्रेक होते हैं, उसका टाइम जाता है। और विधि में आपका किस तरह से टास्क को बेस्ट तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एकाधिकार की विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, इज नॉट द। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, विक्रेताओं की बड़ी संख्या, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान की कमी, प्रोहिबिटेड एंट्री इन एंड एग्जिट, निषिद्ध प्रवेश और निकास, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का कोई करीबी विकल्प नहीं है। यहाँ पर क्या मोनोपोली की विशेषताएं नहीं है? तो पहला वाला क्या है, विक्रेताओं की बड़ी संख्या, तो यही वाली पहली नहीं है। यहाँ मोनोपोली जहाँ होती है वहां पर एक होता है, सेलर जो होता है वो एक ही सेलर होता है, वहां पर एक से ज्यादा नहीं होते, तो यही वाला गलत हो जाएगा पॉइंट, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, करेक्ट है, वहाँ पर आसानी से कोई दूसरी फर्म जो है एंट्री नहीं ले सकती है, ये भी करेक्ट है, और सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये भी उसकी विशेषता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। किसने कहा है कि ख्याति संभावना के अलावा और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुरानी जगह पर स्थापित रहेंगे? लॉर्ड लिंडे ने, लॉर्ड एल्डन ने, स्पाइसर ने, या फिर स्पाइसर और रेगुलर ने। तो यहाँ पर एक डिफिनेशन है, आपको बताना है कि किसकी डिफिनेशन है। तो ये डिफिनेशन मैंने पहले भी आपको बताया है, कि जरूर से देख लीजिएगा, 2-3 आपकी डिफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जहाँ पर आपको बताना होगा ये डिफिनेशन किसने दी है, उसको आपको याद करना है। तो यहाँ पर ये डिफिनेशन किसने दी है, तो ये डिफिनेशन हो जाएगी लॉर्ड एल्डन की। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ख्याति क्या होती है? गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते हैं कि सबसे प्रॉफिट मेथड क्या है, एवरेज मेथड क्या है, आगे क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगी, तो आप लोग को वहाँ पर इसके आंसर मिलेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।